नमस्कार दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर उपस्थित हूँ थ्योरी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन की तरफ। सॉरी दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडक्शन मोटर में जैसे जैसे सॉरी यहाँ पे लिखना था हमने जैसे जैसे थोड़ी गलती होगी। जैसे जैसे हवा का अंतर जैसे जैसे हवा का अंतर बढ़ता है तो उस कंडीशन क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बोल रहा है कि इंडक्शन मोटर में अगर जैसे हवा का अंतर बढ़ता है तो उस हवा का अंतर मतलब एयर गैप के बारे में पूछ रहा है। हवा का अंतर बढ़ता है तो उस कंडीशन में क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? शक्ति गुणा कम होगा। दूसरा, चुंबकीय धारा बढ़ेगी। तीसरा ऑप्शन ए व बी दोनों। चौथा, कॉपर हानि कम होगी। पांचवा ऑप्शन क्या कह रहा है? बेयरिंग घर्षण कम होगा। आपको बता दें दोस्तों, अगर अगर इंडक्शन मोटर के अंदर जैसे जैसे एयर गैप बढ़ता है कोई बेयरिंग घर्षण कम नहीं होता, जितना हो रहा है बीते होते कोई कॉपर हानि कम नहीं होती। ठीक है दोस्तों, और ये जरूर होता है कि शक्ति गुणांक पावर फैक्टर पहले से कम हो जाता है और चुंबकीय धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए व बी दोनों। ठीक है दोस्तों, और अब आपको बता दें, इंडक्शन मोटर के अंदर अगर एयर गैप वायु का अंतराल बढ़ जाता है तो चुंबकीय सर्किट के अंदर रोटर टू रोटर की पारगम्यता का मान, जो चुंबकशीलता उसका मान कम हो जाता है, और जिसके कारण लीकेज फ्लक्स का मान बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक प्रेरण मोटर एक प्रेरण मोटर में यदि पोल्स की संख्या दो गुनी हो जाती है तो गति होगी। ये बोल रहे हैं, अगर प्रेरण मोटर इंडक्शन मोटर है उसके अंदर पोल्स की संख्या अपने को दोगुनी कर दी जाए तो उस समय उसकी गति क्या होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन दोगुनी, दूसरा समान, तीसरा ऑप्शन चार गुनी, चौथा ऑप्शन आधी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको बता दें, जो इंडक्शन मोटर के अंदर गति होती है वो पोल के वितक्रमानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी पोल की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो इंडक्शन मोटर की गति आधी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधी। ठीक है दोस्तों, वैसे इंडक्शन मोटर के अंदर फॉर्मूला होता है स्पीड ज्ञात करने का, एन बराबर इंटू 120 इंटू एफ अपॉन के अंदर पी। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर में डबल केज रोटर का आंतरिक केज किस स्थिति में कार्य करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में डबल केज रोटर का आंतरिक केज होता है। डबल केज रोटर होता है, उसके अंदर एक आंतरिक केज होता है, एक बाहरी केज होता है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें, पूछ रहा है जो आंतरिक केज होता है वो किस स्थिति में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, पहला कह रहा है रनिंग के समय, दूसरा कह रहा है स्टार्टिंग के समय, तीसरा कह रहा है मोटर दोनों ही जब स्टार्टिंग हो या रनिंग हो, दोनों कंडीशन में कार्य करेगा, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहले बता दूं मैं, जो इंडक्शन मोटर होती है उसका जो आंतरिक केज होता है वो हमेशा रनिंग के समय कार्य करता है। आंतरिक केज रनिंग के समय कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, और जो आंतरिक केज होता है ये अपना आंतरिक केज, बाहरी केज। ठीक है दोस्तों, ये बाहरी केज, और ये अपना सॉरी दोस्तों, ये आपका आंतरिक केज। ठीक है दोस्तों, ये आंतरिक केज होता है जो किससे, आपको पता है किससे निर्मित होता है? आंतरिक केज ये बना होता है तांबे से निर्मित होता है, और जिसका इसका रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? कम होता है। ठीक है दोस्तों, ये अपने बोल सकते हैं निम्न होता है। ठीक है दोस्तों, और जो बाहरी केज होता है, जो अपनी बाहरी केज होता है वो किससे निर्मित होता है? तो वो आपको बता दें, बाहरी केज पीतल से निर्मित होता है। ठीक है दोस्तों, और ये सीक्वल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। एक होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए वाउंड रोटर का उपयोग किया जाता है। और आपको बता दें केज के बारे में, जो ये केज होते हैं ये एक समांतर क्रम में होते हैं। ठीक है दोस्तों, समांतर में होते हैं एक दूसरे के। ठीक है दोस्तों, और इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है? जो इंडक्शन मोटर का इंडक्शन मोटर में डबल केज रोटर होता है उसके अंदर आंतरिक केज रनिंग के समय कार्य करता है। जब मोटर रनिंग कंडीशन में हो तभी कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, और स्टार्टिंग के समय लगभग ये स्टार्टिंग के समय कौन कार्य करता है? ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब डीसी मोटर को एसी सप्लाई पर संयोजित करने पर क्या होगा? ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। डीसी मोटर को एसी से सप्लाई से संयोजित करने पर, कोई डीसी मोटर चल रही है, आपने उसको एसी सप्लाई दे दी तो क्या होगा? पहला ऑप्शन नहीं जलेगी, दूसरा जल जाएगी, तीसरा बहुत अधिक गति से चलेगी, दूसरा होता है कंपन के साथ चलेगी। तो आपको बता दें, जब डीसी मोटर को एसी मोटर से सप्लाई सप्लाई दी जाती है या संयोजित किया जाता है तो मोटर चल तो जाएगी लेकिन क्या करेगी? कंपन के साथ चलेगी, वाइब्रेट होती हुई चलेगी, या अपने बोल सकते हैं रेंगती हुई चलेगी। ठीक है दोस्तों, या अपने बोल सकते हैं धीरे चलेगी। ठीक है दोस्तों, अगर डीसी मोटर को एसी सप्लाई से संयोजित कर देने पर मोटर कंपन के साथ चलेगी, या रेंगती हुई चलेगी, या धीरे चलेगी। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे अपने उल्टा पूछ लेता, एसी मोटर की कोई थ्री फेज इंडक्शन मोटर उसको डीसी सप्लाई से संयोजित कर जाए तो मोटर नहीं चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ही याद रखने, अगर डीसी मोटर को एसी देते हैं तो मोटर चल तो सकती है, लेकिन एसी मोटर को डीसी सप्लाई देने पर मोटर नहीं चलेगी। ठीक है,
और बात अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोल्डरिंग करते समय कौन सी गैस का निर्माण होता है। ठीक है, आपको बता दें जब हम सोल्डरिंग करते हैं तब फ्लोरीन गैस का निर्माण होता है, जो कि सबसे खतरनाक या वैसे हानिकारक गैस है। ठीक है दोस्तों, सोल्डरिंग करते समय फ्लोरीन गैस का निर्माण होता है। और फ्रियोन गैस तो आपको पता ही है, जो रेफ्रिजरेटर या फ्रिज के अंदर भरी जाती है। ठीक है दोस्तों, ओजोन गैस आपको पता है कोरोना इफेक्ट के कारण आपको बता ही दिया, जो एसी और डीसी में दोनों में लागू होता है। जो कोरोना इफेक्ट के अंदर जब प्रचलित वोल्टेज का मान पेराविद्युतांक वायु के पेराविद्युतांक का मान अधिक हो जाता है, तब जो चालक के चारों ओर कण आविष्ट हो जाते हैं और वो चड़चड़ा के आवाज करते हैं, जिससे ओजोन गैस का निर्माण होता है, पराबैंगनी में अपने को दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अब अपनी बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आज का। लाइट परिपथ में कौन से रंग की एमसीबी की नोब का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें एमसीबी का प्रकार होता है वो नोब के प्रकार में भी होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे लाल, काला, हरा, नीला। आपको बता दें लाइट परिपथ में जो उपयोग होता है वो नीले रंग की नोब होती है, जिसकी एमसीबी, ठीक है दोस्तों, जैसे एमसीबी लगी है और जिसकी नोब नीले रंग की है। ठीक है दोस्तों, वो हमेशा लाइट परिपथ के लिए उपयोग होगी। अब अपनी बात करें डीसी परिपथ के लिए, तो डीसी परिपथ के लिए काले रंग की नोब की एमसीबी का प्रयोग होगा। अगर बात करें अपने इंसुलेशन 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 के लिए तो लाल रंग की एमसीबी का प्रयोग होगा। अगर अपनी बात करें मोटरों की गति नियंत्रण के लिए तो मोटर की मतलब गति क्या, सॉरी दोस्तों, मोटर की सुरक्षा के लिए हरे रंग की एमसीबी की नोब का उपयोग होगा। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीले रंग की लाइट परिपथ के लिए नीले रंग की एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है डीसी धारा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आपको सभी को आता होगा ये तो। डीसी धारा का उपयोग होता है तो धारितीय प्रतिबाधा का मान हो जाता है। आपको पता है धारितीय प्रतिबाधा जो एक्सएल होती है वो फ्रिक्वेंसी के व्युत्क्रमणानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, 1.25 एफसी। जैसे ही आपने उसको डीसी सप्लाई दी, ठीक है, आपको पता है, सभी को पता है डीसी सप्लाई पर फ्रिक्वेंसी का मान 0 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस समय जो एक्सएल होता है, ठीक, एक्सएल एक्स सी होता है 1/f होता है। ठीक है दोस्तों, अपने बात करें 1/0, तो इस समय अगर आवर्ती 0 है तो 1/0, तो इस समय डीसी पर एक्सएल का मान अनंत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह रहा है संधारित्र की धारिता निम्न कारक पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहे हैं, संधारित्र की धारिता जो कैपेसिटी होती है वो किन कारक पर निर्भर नहीं करती है। आपको बता दें संधारित्र की धारिता 6 कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, पहला प्लेटों के क्षेत्रफल पर, दूसरी है प्लेटों की बीच की दूरी, चौथा है प्लेटों की संख्या पर, पांचवा प्लेटों के प्रतिरोध पर और चौथा है प्लेटों के टेम्परेचर पर। ठीक है दोस्तों, और ये आपको बता दें प्लेट जो संधारित्र की धारिता है वो प्लेटों की मोटाई और प्लस आवर्ती, जो आवर्ती होती है, आवर्ती, और आपको बता दें जो वोल्टेज होती है उस पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, ये प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों की संख्या, प्लेटों के प्रतिरोध पर, टेम्परेचर पर, और आपको बता दें जो पैराविद्युतांक होता है ना पदार्थ, उसके पर भी निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, संधारित्र की धारिता पैराविद्युतांक पदार्थ पर भी निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, ये पैराविद्युतांक पदार्थ है और ये क्या होता है सर, आपको बता दें इसमें एंटीशक का गुण विद्यमान होता है। जो ये प्लेटें होती है, प्लेटों पर क्या पीटीसी का गुण विद्यमान होता है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दिया, पिछली वीडियो में जाके देखो एनटीसी पीटीसी क्या होता है, आपको बता दें। और इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाए, प्लेटों की मोटाई पर संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है एक कैपेसिटर पर अंकित मान 484 एन है तो वास्तविक मान की गणना करें। बोल रहा है एक कैपेसिटर पर अंकित मान 484 है। ठीक है, आपको बता दें अगर एक कैपेसिटर पर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर अंकित अंकित मान कितना 484, तो आपको बता दें 4 और 8, इसको आपको क्या मानना है, अंक मानना है। ठीक है दोस्तों, सीधे सीधे लिख देना यहाँ पे। और आपको बता दें जो 4 है ये आपको घात लगानी है, गुणांक बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ 5 होता है तो 10 की घात 5, और यहाँ पे 6 होता है तो 10 की घात 6। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दें अब यहाँ 48 है, 48 इंटू यहाँ पे कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगी गुणांक। और आपको ये एन है, ये आपको बहुत ही मतलब ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, जो के होता है, के एल एम एन। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें के की 5% सहनशीलता होती है और इसकी 10%, इसकी 20% और इसकी 30%। ठीक है दोस्तों, एन की। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि आपको पता है एन की जो सहनशीलता वो 30% होती है और के की जो है 4 होती है। ठीक है दोस्तों, और के गुणांक है ना, जो गुणांक आपको बता दें, जो गुणांक है ना कि ये सॉरी दोस्तों, आपको बता दें, एक मिनट रुको, आपको बता दें जो 4 है इसको 4 को 4 में ही रखना है। अगर यहाँ पे 5 होता तो आप 10 की घात 5 लगा देते, अगर 6 होता तो 10 की घात 6 लगा देते, प्लस माइनस। अगर यहाँ पे आपको दिया होता के दिया था मान लो, ठीक है दोस्तों, तो के की आपको सहनशीलता पता है, के की 5% होती है, तो आपको यहाँ पे लगा, ये ऑप्शन सही हो जाता है के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फ्लक्स विद्युत परिपथ में निम्न के एनालॉग है। विद्युत परिपथ में निम्न में से किसके एनालॉग है। ठीक है दोस्तों, एनालॉग यहाँ समान, किसके समान है विद्युत परिपथ में, फ्लक्स, ये चुंबकीय परिपथ में है। ठीक है दोस्तों, ये विद्युत परिपथ में किसके एनालॉग, आपको बता दें धारा होती है वो फ्लक्स के एनालॉग है, समान होती है। अब आपको फ्लक्स की बहुत सारी बातें बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, पहली बात बताता हूँ, फ्लक्स का मात्रक हमें वेबर होता है। ठीक है, जिसको एसआई मात्रक बोला जाता है, एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर। और जिसको सीजीएस मात्रक फ्लक्स का क्या होता है, आपको सभी को पता है, सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। ठीक है दोस्तों, और आपको सभी को पता है 1 वेबर बराबर
1 वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल, 10 की पावर 8 मैक्सवेल होती हैं, ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें एक मैक्सवेल बराबर 10 की-8 वेबर होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें कन्फ्यूजिंग नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें जो फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है, जो फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है वो कौन सा होता है, आपको बता दें फ्लक्स का विमीय सूत्र ये होता है विमीय सूत्र MLT, L की घात 2 और T की घात 2 और I, ठीक है दोस्तों। ये विमीय सूत्र होता है, फ्लक्स का विमीय सूत्र, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, आरसीसी पोल के निर्माण के दौरान मसाले में सीमेंट व कंक्रीट के मिश्रण का अनुपात सामान्यतः रखा जाता है। मसाले में सीमेंट व कंक्रीट का मिश्रण अनुपात आपको बता दें आरसीसी पोल होता है। इसको आपको सभी को पता है, सबकी फुल फॉर्म क्या होती है? रेनफोर्स कंक्रीट और सीमेंट, ठीक है दोस्तों। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। और इसमें जो आपको पता है मसाले और सीमेंट का कंक्रीट रखा जाता है 1:5:3 में इसको रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें जो आरसीसी पोल होता है उसके बीच स्पान होता है जो 80 से 100 मीटर से लगभग होता है बीच की दूरी इनकी, ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें निमी के अनुसार है जो माना गया है, निमी के अनुसार कितना है 67 मीटर है इसके बीच की दूरी, ठीक है दोस्तों। और ये बता दें भूमि के अंदर, चलो आपको इनकी हाइट बता दें पूरी, इसकी पोल की जो लंबाई होती है, ठीक है दोस्तों, 9 मीटर से लगभग 10 मीटर तक होती है, ठीक है दोस्तों। और इसको जो भूमि के अंदर दबाया जाता है वो कितना दबाया जाता है 1.5 मीटर से लगभग 1.5 मीटर से 2.5 मीटर तक, ठीक है दोस्तों। लगभग जो भूमि के अंदर इसको दबाया जाता है वो 1.5 मीटर से 2.5 मीटर तक, ठीक है दोस्तों, इसको भूमि में दबाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्न में से किस रिले का उपयोग किया जाता है? आपको बता दें ट्रांसमिशन लाइन भी 3 प्रकार की, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मध्यम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है दोस्तों। आपको बता दें शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग जब होता है उस समय उसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिघात रिले या इसको बोला जाता है रिएक्टेंस रिले का उपयोग किया जाता है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए रिएक्टेंस रिले का उपयोग किया जाता है। अब आपको बता दें अगर आपको पूछ ले प्रतिबाधा रिले का उपयोग कहाँ किया जाता है तो आपको बता दें मध्यम ट्रांसमिशन की लाइन होती है उसके लिए प्रतिबाधा रिले उपयोग में ली जाती है। अब दोस्तों आपको ऐसे भी पूछ सकता है प्रतिघात रिले, उल्टा भी पूछ सकता है प्रतिघात रिले का उपयोग कौन सी ट्रांसमिशन लाइन की सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है, तो उस समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए प्रतिघात रिले का उपयोग किया जाता है। अब आपको बता दें मोहर रिले के बारे में आपको पूछे, मोहर रिले के बारे में पूछे तो आपको बताने कि लंबी दूरी की जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी दूरी के लिए उसकी सुरक्षा के लिए मोहर रिले का उपयोग किया जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे एडमिटेंस रिले और जिसको प्रवेशकता भी बोला जा सकता है, ठीक है दोस्तों। इनके कोई भी नाम से यहाँ मोहर रिले बोल सकता है, एडमिटेंस बोल सकता है, प्रवेशकता, इनके लिए दूरी कौन सी लॉन्ग दूरी ट्रांसमिशन लाइन के लिए उपयोग में की जाती है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से टिन का गलनांक बिंदु है। टिन का गलनांक बिंदु, पहला ऑप्शन 337, दूसरा 3400, तीसरा 3400 1400, तीसरा ऑप्शन है 3420, चौथा ऑप्शन 231। आपको बता दें ये तो आपको आंकड़े हैं याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। टिन टिन का गलनांक बिंदु 231 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टिन का गलनांक बिंदु कितना होता है 231 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको बता दें 327 होता है डिग्री सेंटीग्रेड, ये किसका गलनांक बिंदु, ये आपको बता दें जो शीशा होता है लेड उसका डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका ये गलनांक बिंदु गलना स्टार्ट हो जाता है। शीशा 333 डिग्री सेंटीग्रेड पर बहुत होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 1400 डिग्री सेंटीग्रेड आपको बता दें जो नाइक्रोम धातु होती है, जो स्प्रिंग वगैरह होती है हीटर की, ठीक है दोस्तों, उसका 1400 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक बिंदु होता है, उसमें भी गलना स्टार्ट हो जाता है। 3420 आपको बता दें, आपको याद ही होगा 3420 तो टंगस्टन जो अपने बल्ब में भी यूज़ करते हैं, टंगस्टन का 3400 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक बिंदु होता है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 231 डिग्री सेंटीग्रेड टिन का गलनांक बिंदु होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है निम्न में से अविनिर्णय स्रोत का उदाहरण है। आपको बता दें अविनिर्णय पहला ऑप्शन क्या है यूरेनियम, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, गैस ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। आपको बता दें अविनिर्णय स्रोत वे होते हैं जो खत्म हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों, जो खत्म हो सकते हैं। इसको और उदाहरण जैसे कोयला भी खत्म हो सकता है, ठीक है दोस्तों। जैसे जल की बात करें जल भी खत्म हो सकता है, पेट्रोलियम, ये भी अनविनीकरण स्रोत के अंदर आते हैं। और यूरेनियम भी ऐसी चीज़ है जो भी अनविनीकरण स्रोत के अंदर आती है। आपको बता दें जो सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ये गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, ठीक है दोस्तों, जो कभी खत्म नहीं हो सकते, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, ठीक है दोस्तों। ऐसे स्रोत जो कभी भी खत्म नहीं हो सकते, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए वोल्टेज में एक फेज वोल्टेज है, आपको बता दें 230 वोल्टेज है, ये फेज वोल्टेज है। और आपको बता दें 665, 132, 66 केवी है, ये क्या है लाइन से लाइन आरएमएस वोल्टेज है, ठीक है दोस्तों। लाइन से लाइन टू लाइन आरएमएस वोल्टेज है ये तीनों ही। और ये फेज वोल्टेज कौन सा 230 वोल्ट, आपको सभी को पता है। अब आपको बता दें बहुत ही महत्वपूर्ण,
पूछ रहा है एल्यूमिनियम की तारों को सोल्डर करने के लिए निम्न में से किस सोल्डर का उपयोग किया जाता है। आपको बता दें, जब एल्यूमिनियम की तारों को सोल्डर किया जाता है तो सामान्य सोल्डरिंग का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि उनमें एक ऑक्साइड की स्थिर स्थिर ऑक्साइड की परत होती है जो उसमें जम जाती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसमें एक विशेष प्रकार का सोल्डर उपयोग में किया जाता है, जिसको हमें एल्का पी के नाम से अपने को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको बता दें जो एल्का पी होता है वो क्या होता है, वो आपको बता दें। एल्का पी ये मिश्रित धातु है, ठीक, मिश्रित है, इसे मिश्रित करके बनाया जाता है एलॉय करके। ठीक है दोस्तों, टिन प्लस और आपको बता दें जस्ता, और आपको बता दें जस्ता और प्लस में क्रोमियम। अब आपको बता दें इन क्या क्रोमियम, क्रोमियम, ठीक है दोस्तों, क्रोमियम है। और आपको बता दें अब की मात्रा बताते हैं इसको, इसकी 51%, शीशे की 51% और टिन की 31% मिलाया जाता है, और जस्ते की 9% और क्रोमियम की 9% मिलाकर इन चारों धातुओं को इन चारों चीज़ों को बनाकर एल का पी का निर्माण किया जाता है, जिसे एल्यूमिनियम सोल्डर की तारों को सोल्डर करने के लिए उपयोग में किया जाता है, जो एक विशेष प्रकार का सोल्डर है। ठीक है दोस्तों, और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सोल्डरिंग की बिट का चयन किया जाता है। सोल्डरिंग की बिट होती है, आपको बता दें, सर्वोच्च कार्य पर, आदर्श सतह पर, लघुत्तम बिट या टेपर, उपयोग सभी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि कार्य पर सर्वोच्च बिट सतह से एकदम संपर्क करनी चाहिए, उसके स्थान पर भी होना चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी हमने देखा भी सतह पर पूरी संपर्क करके बिट होती है, जो सोल्डरिंग आयरन की बिट होती है, वो जो आपको बता दें ये किससे निर्मित होती है, तांबे से निर्मित होती है। सोल्डरिंग आयरन की बिट तांबे से निर्मित होती है, और ये क्या होती है, उष्मा का चालक होती है। ठीक है दोस्तों, जिसमें ये गर्म होती है ना, इसमें का चालक होती है। जो बिट होती है कार्य पर सर्वोच्च बिट के साथ संपर्क भी करना चाहिए, लघुत्तम छोटी भी बिट होनी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे जगह पर ये जा सके। ठीक है, टेपर भी होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें अपने सोल्डरिंग आयरन के ऊपर वायर को लपेटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपको बता दें सोल्डरिंग आयरन को ऊपर लपेटने की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, टिनिंग प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप उसको बोल सकते हैं, आपको क्या बोला जाता है इसको, रागा रागा चढ़ाना, टिनिंग प्रोसेसिंग इसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा ऑप्शन डेस्लोविक है ना, ये इसको इसको बोलते हैं हम, जो सोल्डरिंग आयरन अपने सोल्डरिंग आयरन लगा दिया, ठीक है दोस्तों, कर दिया, उसको जो हटाने की प्रक्रिया ये कहलाती है डेस्लोविक। हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डेस्लोविक। ठीक है दोस्तों, अब आपने बात करें सैंड पेपर की। ये सैंड पेपर क्या होता है, रेजमार जिसको बोला जाता है, रेजमार। बिट की सफाई करने के लिए जो उपयोग में किया जाता है, सैंड पेपर या रेजमार। अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टिनिंग प्रोसेसिंग। सोल्डर आयरन को बिट लपेटने की प्रक्रिया, सोल्डरिंग आयरन के ऊपर वायर लपेटने की प्रक्रिया टिनिंग प्रोसेसिंग या रागा चढ़ाना, जिसको अपने बोला जाता है रागा चढ़ाना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डायोड के प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है डायोड के प्रदर्शित चित्र में खड़ी लाइन का कार्य क्या कर रहा है, ये बोल रहा है ये डायोड होता है। ठीक है दोस्तों, और ये खड़ी लाइन है। ठीक है दोस्तों, ये एनोड होगा और ये कैथोड होगा। इसको पूछ रहा है ये खड़ी लाइन का उद्देश्य, आपको बता दें इस खड़ी लाइन का उद्देश्य है जो रिवर्स बाइस से धारा आ रही है, ठीक है, उसको धारा को रोकना है। उस धारा को रोकने के लिए इस खड़ी लाइन का उपयोग में लिया जाता है, ऐसे बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, रिवर्स बाइस में आने वाली धारा का उपयोग, आने वाली धारा को रोकना इस खड़ी लाइन का उपयोग है। ठीक है दोस्तों, यहाँ कार्य है बोल सकते हैं। और आपको बता दें ये त्रिभुज, इसका कार्य क्या है, फिर इसका कार्य है फॉरवर्ड वाइज जो धारा जा रही है उसको फॉरवर्ड वाइज धारा को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और खड़ी लाइन का क्या है, रिवर्स बाइस की धारा को रोकना। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना प्लीज़ दोस्तों। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसे ही आपको कुछ और MCQ आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही।